मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम बेलग्रेड शिखर सम्मेलन जो कि 1961 में हुआ था, उस समय मात्र 25 देश ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिए थे। वहीं अब इस आंदोलन से जुड़े राष्ट्रों की संख्या 115 से भी अधिक हो चुकी है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहा है। जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या अभी 192 है, वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 115 से अधिक है। यह तथ्य साबित करता है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व तो गुटनिरपेक्ष सदस्य ही करते हैं। इस आंदोलन से जुड़े सदस्य राष्ट्रों का संबंध एशिया से, अफ्रीका से, पूर्वी यूरोप से, लैटिन अमेरिका से है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप विश्वव्यापी रहा है। यह सभी गुटनिरपेक्षता को उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं, लेकिन आज गुटनिरपेक्षता के सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं, जैसे विश्व की आर्थिक, सैनिक, तकनीकी महाशक्तियों द्वारा सदस्य राष्ट्रों पर सैन्य दबाव डाला जाना एक बड़ी चुनौती है। हिंद महासागर में, कैरेबियन सागर में, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में महाशक्तियों के सक्रिय गतिविधियां भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर नकारात्मक असर डाल रही हैं। यह एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती के रूप में हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों का पारस्परिक तनाव भी महाशक्तियों के लिए अधिक अनुकूल है। चाहे भारत पाक तनाव हो, चाहे भारत बांग्लादेश तनाव हो, चाहे ईरान इराक तनाव हो, चाहे ईरान कुवैत तनाव हो, पश्चिमी एशिया संकट हो, चाहे पेरू एक्वाडोर सीमा विवाद हो, चाहे चिली अर्जेंटीना सीमा विवाद हो, ग्वाटेमाला बेलिज सीमा विवाद हो, श्रीलंका संकट हो, चाहे चीन ताइवान विवाद हो, समस्त विवाद महाशक्ति को अनुकूलता प्रदान करती हैं। आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या करे? अभी यह एक सबसे बड़ी चुनौती है। अगली चुनौती के रूप में हम देखते हैं कि तृतीय दुनिया के देशों को आर्थिक पिछड़ापन, तृतीय दुनिया के देशों का आर्थिक पिछड़ापन भी गुटनिरपेक्षता को प्रभावित कर रहा है। सभी देशों को महसूस हो रहा है कि वे आर्थिक सहायता और ऋण भुगतान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडियन मॉनिटरिंग फंड, विश्व बैंक और G7 जैसे राष्ट्रों से आसान शर्तों पर कर्ज ले, मदद ले। इसलिए ऐसी समस्या ने गुटनिरपेक्षता के समर्थक राष्ट्रों को आर्थिक महाशक्तियों का पिछलग्गू बनने को बाध्य किया है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या करे? गुटनिरपेक्षता के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन से जुड़ने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय इस आंदोलन से जुड़ने वाले समस्त राष्ट्र अविकसित थे। इसलिए विकास स्तर के मुद्दे पर सबकी समान स्थिति थी। इसलिए सबके सब सदस्य आंदोलन को एक ही दिशा में ले जाने को तैयार थे। लेकिन अब स्थिति भिन्न है। इस आंदोलन से जुड़ने वाले राष्ट्रों की संख्या भले 115 प्लस हो गई हो, इनमें सबके सब विकास के स्तर पर एक समान नहीं है। कुछ अविकसित हैं, कुछ विकासशील हैं और कुछ पूर्ण विकसित होने की ओर है। इसलिए इस आंदोलन के सदस्य देशों के भीतर ही हितों की टकराहट बढ़ गई है। अतः सब मिलकर आंदोलन को एक ओर नहीं खींच रहे हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में इसे अलग अलग दिशा में खींचने की कोशिश में है। आंदोलन के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। जिस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय कोई वैश्वीकरण की अवधारणा नहीं थी। लेकिन 1950 के बाद की दुनिया बदलती चली गई। अब दुनिया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में है और ऐसे दौर में अविकसित राष्ट्र बनाम विकासशील राष्ट्र बनाम विकसित राष्ट्र के संघर्ष के मायने बदल गए हैं। अब पुराने तरीके से दूरी बनाए रखने का औचित्य नहीं रह गया है। आखिर ऐसे माहौल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या करे? यह एक गंभीर चुनौती है। इन सभी चुनौतियों को महसूस करके ही आलोचकों ने गुटनिरपेक्षता नीति के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आलोचकों का दावा है
कि औपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से अब भला क्या औचित्य। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका क्षेत्र तो अब सब स्वतंत्र हो गए हैं। यहाँ तक कि नामीबिया, पूर्वी तिमोर भी स्वतंत्र हो गया है। अब क्षेत्रों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष क्यों? अब इस दुनिया में साम्राज्यवाद है ही नहीं, तो साम्राज्यवाद से संघर्ष के मायने क्या? रंग भेद, नस्ल भेद, प्रजाति भेदभाव जैसी समस्याएं संसार में रही नहीं, तो भला इनसे संघर्ष का दावा करने वाले गुट निरपेक्षता से क्या मायने? यूएसएसआर का बिखराव हो गया, वर्सा पैक्ट समूह का विखंडन हो गया, सोवियत ब्लॉक का अंत हो गया, सोवियत संघ अब है नहीं, शीत युद्ध अब है नहीं, द्विध्रुव अब है नहीं, दो ध्रुवों के समान दूरी बनाए रखकर स्वतंत्र विदेश नीति के अवलंबन की बात अब रही नहीं। गुट निरपेक्षता का अब क्या अर्थ? युद्धोत्तर दुनिया में इसकी क्या प्रासंगिकता? अब शीत युद्धोत्तर दुनिया में इसका क्या औचित्य? फरवरी 1992 में गुट निरपेक्षता आंदोलन के विदेश मंत्रियों की बैठक मिस्र में हुई तो स्पष्टतः अपील ही कर दिया गया कि इस आंदोलन को एक ध्रुवीय विश्व में अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसे निष्कर्षों से सहमत नहीं हो सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अभी तक की उपलब्धियां काफ़ी उत्साहवर्धक और संतोषजनक रही है, लेकिन अभी इसकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। युद्धोत्तर दौर की चुनौतियां अलग थीं, अब शीत युद्धोत्तर दौर की चुनौतियां अलग हैं। चुनौती मुक्त संसार में हम अभी सांस नहीं ले रहे हैं। द्विध्रुवीय विश्व की चुनौतियां अलग स्वरूप की थी, एक ध्रुवीय विश्व की चुनौतियां अलग स्वरूप की हैं। राजनैतिक आर्थिक साम्राज्यवाद भले ही ढह गया हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्यवाद का नया फैलाव हो रहा है। पूरी तौर पर मुस्कुराने के दिन अभी नहीं आए हैं, अतः गुट निरपेक्षता आंदोलन को भंग अभी नहीं किया जाना चाहिए। गुट निरपेक्षता आंदोलन के स्वरूप और लक्ष्य में अभी बदलाव नहीं हुए हैं, इसकी प्रासंगिकता अभी भी है। निसंदेह 1990 के बाद की दुनिया में साम्यवादी देशों का बिखराव हकीकत बनकर उभरा। सोवियत संघ का पूरी तरह विखंडन हो गया, वर्सा पैक्ट समूह का समापन हो गया, दो ध्रुव का अंत हो गया, 4 दशकों तक चले शीत युद्ध का भी समाप्ति हो गई। लेकिन उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व का सच भी आ गया और अमेरिका प्रभुत्व में भारी इजाफा हो गया। कुवैत संकट, इराक घटना, ईरान प्रसंग, कोरिया मुद्दा, अफगानिस्तान संकट, पनामा संकट, होंडुरास संकट, ग्रेनाड संकट, सबके बेहतर आकलन से स्पष्ट होता है कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व ने भारी बढ़ोतरी हुई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था ने विश्व संस्था होने का गौरव लगभग खो दिया है। IMF और विश्व बैंक जैसी संस्था अमेरिकी नीति से पूर्ण प्रभावित दिखती है। गैट, तटकर नीति, पेटेंट नीति, NPT, CTBT के माध्यम से USA तमाम विकसित देशों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व का स्वरूप हाल के दिनों में बेहद नकारात्मक हो गया है, अतः यह बेहद आवश्यक है कि अमेरिका प्रभुत्व को नियंत्रित किया जाए, यूनाइटेड नेशन को विश्व संस्था बनाए रखा जाए, विकासशील देशों का साझा मंच सक्रिय रहे, अविकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों की एकजुटता और सामूहिक सुरक्षा की भावना का सही प्रदर्शन हेतु साझा मंच बनाए रखा जाए। इन 4 उद्देश्यों के लिए अभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता इस संसार में है, अतः इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 20वीं सदी में विश्वव्यापी स्तर पर 2 भीष्मतम युद्ध देखा है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। दोनों विश्व युद्ध मुख्य रूप से राजनीतिक स्वरूप के थे। उम्मीद है अब ऐसा स्वरूप के विश्व युद्ध भविष्य में नहीं होंगे, लेकिन आशंका है कि बदले हुए संदर्भ में 21वीं शताब्दी में विश्व स्तर के आर्थिक युद्ध ही होंगे। आर्थिक युद्धों की आशंका से विश्व भर के आलोचक इनकार नहीं करते हैं। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभरकर प्रतिस्पर्धी से बढ़कर प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। इससे विकासशील राष्ट्रों और अविकसित राष्ट्रों के हितों को सीधा खतरा पहुंच जाएगा। इस खतरे को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने की जरूरत आज की दुनिया में है। इसके लिए आवश्यक है
कि विकासशील राष्ट्रों का सक्रिय साझा मंच हो, विकसित और विकासशील राष्ट्रों का सक्रिय साझा मंच हो, अविकसित विकासशील और विकसित होने की ओर बढ़ रहे राष्ट्रों का साझा मंच सक्रिय रहे। इस आवश्यकता के अनुरूप ही आज की दुनिया में G15, G77 नाम की सक्रियता है। अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि अतीत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि शानदार रही है, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता भी बरकरार है और भविष्य में उसका औचित्य भी दिखता है। युद्धोत्तर दुनिया में केवल पुनर्निर्माण विकास की सर्वाधिक अहम भूमिका थी। विकसित राष्ट्रों के लिए, विकासशील राष्ट्रों के लिए और अविकसित राष्ट्रों के लिए यह गंभीर विषय था। ऐसे गंभीर विषय पर हित की टकराहट अधिक नहीं थी, लेकिन आज शीत युद्धोत्तर दुनिया में विषय में स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। विकसित राष्ट्र केवल पर्यावरण संकट की दुहाई देते हैं, ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग का डर दिखाते हैं, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण का दबाव डालते हैं, औद्योगिक कचरे के निष्पादन के लिए निर्देश जारी करते हैं। लेकिन विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के सामने केवल पर्यावरण संकट ही गंभीर विषय नहीं है, यहाँ विकास के साथ साथ पर्यावरण संकट विवेच्य है। अतः विकास बनाम पर्यावरण सुरक्षा मुद्दे पर विश्व के देशों में हितों का द्वंद्व आज की दुनिया का सच है। यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी संस्था को समाप्त कर दिया जाए तो निसंदेह यह विकसित राष्ट्रों का समूह अपने यहाँ के परमाणु कचरे का निष्पादन भी अविकसित राष्ट्रों में करेंगे और जबरन ग्लोबल वार्मिंग का भय दिखाकर पर्यावरण संकट का हौवा खड़ा करके नॉन अलाइंग मूवमेंट जैसे संस्था का औचित्य अभी भी है। विकास के साथ साथ पर्यावरण संकट का नारा भी इस संसार में लोकप्रिय हो रहा है। नॉन अलाइंग मूवमेंट का अस्तित्व आवश्यक है पर्यावरण संकट के नारा को मजबूत करने में। आलोचक भले ही यह दावा करें कि शीत युद्ध युद्धोत्तर दुनिया में साम्राज्यवाद नहीं है, लेकिन वर्तमान में सच यही है। पुराना राजनैतिक स्वरूप का साम्राज्यवाद जरूर ढह गया है, लेकिन साम्राज्यवाद आर्थिक शक्ल लेकर नए कलेवर में आज भी ताकतवर है। भले आलोचक यह दावा करे कि आज की दुनिया में रंग भेद नहीं है, लेकिन यह सच यही है, केवल रंग भेदी सरकार इस दुनिया में नहीं है। नस्लीय दुर्भावना, प्रजातीय घृणा, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक राजनीतिक भेदभाव, आरक्षण, लिंग डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, शरणार्थी समस्या, अल्पसंख्यक समस्या, तस्करी समस्या, नशाखोरी, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, सब कुछ नए कलेवर में आज अधिक सशक्त है। क्या इन सब से जूझने के लिए विश्व स्तर का कोई साझा मंच नहीं होना चाहिए? क्या निसंदेह होना चाहिए। जब तक संसार में गरीबी है, अशिक्षा है, रंग भेदी भावना है, क्षेत्रीय पिछड़ापन है, साम्राज्यवाद की विरासत है, न्यूक्लियर शस्त्रों की होड़ है, सशस्त्रीकरण है, आतंकवाद है, ड्रग्स तस्करी है, बाल श्रम है, ऋण समस्या है, विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई है, दो विश्व युद्ध की विरासत का प्रभाव है, महाशक्ति की दादागिरी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के ऊपर खतरा है, G77 है। जब तक संसार में अविकसित, विकासशील और विकसित तीनों प्रकार के राष्ट्र हैं, तब तक इस संसार में संघर्ष है, संघर्ष ही है और संघर्ष के लिए एक साझा मंच की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी संस्था की जरूरत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऐसा साझा मंच प्रदान कर रहा है। आज हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, वर्तमान में उसके क्या निहितार्थ हैं, यह आंदोलन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके संदर्भ में बातें की हैं। थैंक यू।